हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों कृषि के बारे में। तो आज का हम लोगों का मुख्य चैप्टर क्या है? कृषि यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि के बारे में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों कृषि के बारे में। शुरुआत करने से पहले बता दें दोस्तों कि ये हमारे चैनल का नाम है दोस्तों बोधियागा स्टडी। तो अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों पढ़ाई अगर अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो आज का मुख्य टॉपिक को शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज का हम लोग का चैप्टर है कृषि। तो आज हम लोगों का मुख्य चैप्टर क्या है? कृषि के बारे में। तो कृषि की शुरुआत करते हैं दोस्तों। कृषि की बात करें दोस्तों तो कृषि यानी एग्रीकल्चर, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं कृषि शब्द की उत्पत्ति एग्रीकल्चरा से हुआ है। कृषि शब्द की जो उत्पत्ति है एग्रीकल्चरा से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मिट्टी की जुताई। कृषि शब्द की जो उत्पत्ति है एग्रीकल्चरा से हुआ है। कृषि शब्द की जो उत्पत्ति है एग्रीकल्चरा से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मिट्टी की जुताई। कृषि शब्द की उत्पत्ति एग्रीकल्चरा से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मिट्टी की जुताई। कृषि का आविष्कार कब किया गया? तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में किया गया। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का जो आविष्कार है वो नवपाषाण काल में हुआ। इसे आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों के द्वारा उपजाई गई पहला फसल क्या था? तो मनुष्यों के द्वारा उपजाई गई पहला फसल था गेहूँ। मनुष्य के द्वारा उपजाई गई पहला फसल क्या था? तो मनुष्य के द्वारा उपजाई गई पहला फसल था गेहूँ। इसे आप पूर्णतः रूप से याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसे आप याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कौन सा है? कृषि है। भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ क्या है? कृषि है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ क्या है? कृषि है। इसे आप ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है, उन्होंने ये बात कही थी कि प्रत्येक वस्तु तो इंतज़ार कर सकती है, प्रत्येक वस्तु इंतज़ार कर सकती है, लेकिन कृषि कभी इंतज़ार नहीं कर सकती। तो यहाँ ध्यान रख लेंगे, प्रत्येक वस्तु इंतज़ार कर सकती है लेकिन कृषि कभी इंतज़ार नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में कृषि निजी क्षेत्र में रोजगार देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में कृषि जो है निजी क्षेत्र में रोजगार देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में कृषि जो है निजी क्षेत्र में रोजगार देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ याद रखेंगे, भारत में जो कृषि है निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट के क्षेत्र में रोजगार देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में कृषि का जो है कृषि पर कुल आबादी का 52% 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कृषि पर कुल आबादी जो है कुल आबादी का 52% 2011 के जनगणना के अनुसार, जबकि वर्तमान में 48.9% है, निर्भर है, यानी ध्यान रखेंगे। 1950 से 51 में भारत के कुल राष्ट्रीय आय में कृषि का जो योगदान था 55% था। 1950 से 51 में भारत के कुल राष्ट्रीय आय में जो है कृषि का योगदान 55% था, जबकि वर्तमान में अब कितना हो चुका है? तो 13.9%। तो वर्तमान में कितना है, कितना कम गया है? 13.9% अब हो चुका है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत कृषि वस्तुओं का निर्यात जो है, भारत जो है कृषि वस्तुओं का निर्यात 13.8% करता है।
भारत कृषि वस्तुओं का जो निर्यात है 13.8% करता है। भारत कृषि से संबंधित वस्तुओं का जो निर्यात है वो 13.8% करता है, जबकि आयात 3.2% ही करता है। आयात 3.2% ही करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल भूमि का 55.4%, भारत के कुल भूमि का 55.4% पर कृषि कार्य होता है। भारत के कुल भूमि का 55.4% पर कृषि कार्य होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि मौसम के साथ, भारतीय कृषि जो है मानसून के साथ जुड़ा है। भारतीय कृषि कैसे जुड़ा है? तो भारतीय कृषि जो है मानसून के साथ जुड़ा है, अर्थात भारत की कृषि जो है वर्षा पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है। इसे आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि 55% वर्षा पर निर्भर है। भारत में जो कृषि है 55% जो है वो वर्षा पर निर्भर है, जबकि 45% सिंचाई पर निर्भर है। भारत में कृषि जो है 55% जो है वर्षा पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है, जबकि 45% जो है सिंचाई पर निर्भर है। और 45% में क्या क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। तो भारत में सिंचाई का सबसे अधिक जो नलकूप एवं कुआं से होता है सिंचाई। भारत में जो सिंचाई है, कृषि का सिंचाई है, वो सबसे अधिक होता है नलकूप से और कुआं से होता है। तो नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। नलकूप से जो सर्वाधिक सिंचाई करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? नहर। और इससे 36% सिंचाई जो है होती है। तो नहर से कितना परसेंट होता है? 36%। 36% सिंचाई जो है नहरों के द्वारा की जाती है। और भारत में सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन है? पंजाब। मतलब सबसे ज़्यादा सिंचित राज्य कौन है? पंजाब। और सबसे कम कौन है? मिजोरम। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना कैसे कैसे क्या है आइए जानते हैं। तो सिंचाई परियोजना 1 हेक्टेयर से 10,000, 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? तो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। इसे आप याद रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लघु सिंचाई परियोजना। तो लघु यानी सबसे छोटा सिंचाई परियोजना 2,000 हेक्टेयर में हो सकता है। तो 2,000 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर स्क्वायर कह सकते हैं? तो 20,000 मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। सॉरी 20,000 नहीं, 20,000 हेक्टेयर यानी 2,000 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000। तो आप 2,000 गुना 10,000 करके कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ। मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना 2,000 हेक्टेयर से 10,000 के बीच। बृहद सिंचाई योजना, बृहद यानी बड़ा सिंचाई योजना 10,000 हेक्टेयर। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं। भूमिगत जल से सिंचाई के लिए लघु सिंचाई परियोजना का प्रयोग किया जाता है। भूमिगत जल से सिंचाई के लिए लघु सिंचाई परियोजना यानी भूमिगत जल से जैसे मोटर वगैरह ये सब करके लघु सिंचाई परियोजना के लिए वो यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में जोतों का प्रकार। भारत में जोतों का प्रकार आइए जानते हैं। पहला आ जाता है सीमांत जोत। तो सीमांत जोत में होता है 1 हेक्टेयर से कम वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? सीमांत जोत कहते हैं। तो सीमांत जोत किसे कहा जाता है? तो 1 हेक्टेयर से कम वाले क्षेत्र को सीमांत जोत कहा जाता है। दूसरा आ जाते हैं लघु जोत। लघु जोत में आ जाते हैं 1 से 4 हेक्टेयर वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? लघु जोत कहा जाता है। तो सीमांत जोत किसे कहते हैं? 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र। लघु जोत किसे कहते हैं? 1 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच का क्षेत्र। और बड़ी जोत किसे कहते हैं? 10 हेक्टेयर से ऊपर वाले को। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। भारत में जोतों का जो औसतन आकार है 1.55 हेक्टेयर है। 1.55 हेक्टेयर है।
तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। भारत में 1 हेक्टेयर या उससे कम वाले जोत 65% है। भारत में 1 हेक्टेयर या उससे कम वाले जोत कितना है? 65% है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत में जोतों का जो आकार है, भारत में जोतों का जो आकार होने का कारण है उत्तराधिकारी नियम या मालिकियत नियम है। तो भारत में जोतों का जो आकार होने का कारण यह है उत्तराधिकारी नियम और मालिकियत नियम। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, भारत में किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब की गई? तो भारत में किसान कॉल सेंटर की शुरुआत 21 जनवरी 2004 ईस्वी को किया गया। भारत में किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई 21 जनवरी सन 2004 ईस्वी को। 21 जनवरी सन 2004 ईस्वी को किया गया। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका उद्देश्य था किसानों को कृषि संबंधित जो सलाह होता है उसे देना। इसका उद्देश्य यही था। 21 जनवरी 2004 ईस्वी को शुरुआत की गई थी। 21 जनवरी सन 2004 ईस्वी को शुरुआत की गई थी। इसे ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? तो किसानों को कृषि संबंधी सलाह देना। इसका नंबर क्या है दोस्तों? तो इसका नंबर है 1800 180 1551। 1800 180 1551 टोल फ्री नंबर 1551 है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों किसान चैनल की। डीडी किसान चैनल की शुरुआत कब की गई? तो डीडी किसान चैनल की शुरुआत 26 मई 2015 ईस्वी को की गई। डीडी किसान चैनल की शुरुआत कब की गई? तो 26 मई 2015 ईस्वी को किया गया। डीडी किसान चैनल की शुरुआत कब की गई? 26 मई 2015 ईस्वी को किया गया। ये 7 दिन 24 घंटा लगातार का प्रसारण है। 7 दिन 24 घंटा का प्रसारण है। आगे बात करते हैं दोस्तों किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस जो है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 23 दिसंबर 2001 ईस्वी को की गई। किसान दिवस की शुरुआत 23 दिसंबर 2001 ईस्वी को किया गया। 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 ईस्वी। कब हुआ था? 23 दिसंबर 1902 ईस्वी को। तो ध्यान रखेंगे किसानों का मसीहा कौन कहलाते हैं? तो चौधरी चरण सिंह। किसानों का मसीहा कौन कहलाते हैं? तो चौधरी चरण सिंह। यहाँ पे आप एक प्रश्न का हमें आप जवाब देंगे कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो किसानों का मित्र यहाँ ध्यान देखें केचुआ को कहा जाता है। तो ध्यान रखें। और किसानों का मसीहा किसे कहते हैं? तो चौधरी चरण सिंह को। ये आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना। राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब की गई? सन 2004 ईस्वी में किया गया। राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब की गई? तो सन 2004 ईस्वी में किया गया। राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब की गई? सन 2004 ईस्वी में किया गया। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे ध्यान रखेंगे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? MS स्वामीनाथन। राष्ट्रीय किसान आयोग की शुरुआत कब की गई दोस्तों? तो राष्ट्रीय किसान आयोग की शुरुआत सन 2004 ईस्वी में किया गया। राष्ट्रीय किसान आयोग की शुरुआत सन 2004 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। आगे बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय किसान बीमा योजना की शुरुआत। तो राष्ट्रीय किसान बीमा योजना की शुरुआत 1999 2000 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा? साधारण बीमा योजना के द्वारा। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय किसान बीमा योजना को व्यापक फसल बीमा योजना 1985 ईस्वी में चलाया गया था। इसी के स्थान पर लाया गया था राष्ट्रीय किसान बीमा योजना। तो ध्यान रख लेंगे कब शुरुआत की गई?
1999, 2000 में साधारण बीमा निगम के आधार पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को व्यापक फसल बीमा योजना 1985 ईस्वी में चलाया गया था, इसी के स्थान पे लाया गया था, तो ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 1998-99 में की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1998-99 में की गई थी। कार्ड की वैधता कितने दिनों के लिए है? तो 3 वर्ष के लिए। कार्ड की वैधता कितने दिनों के लिए है? तो 3 वर्षों के लिए है। ऋण चुकाने का समय क्या है? तो 1 वर्ष यानी 12 माह के लिए। ऋण जमीन के आधार पर दिया जाता है। अब अल्पकालीन ऋण, कृषि ऋण में आ जाते हैं। अल्पकालीन ऋण कम से कम 15 महीने से कम के लिए दिए जाता है। अल्पकालीन जो ऋण होता है यानी कुछ क्षण के लिए, कुछ वर्ष के लिए, कुछ महीने के लिए दिया जाता है, तो अल्पकालीन ऋण दिया जाता है 15 महीने से कम के लिए। मध्यकालीन ऋण तो 15 महीने से 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। दीर्घकालीन ऋण तो दीर्घकालीन ऋण 5 वर्ष से अधिक वर्ष के लिए दिया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करें FAO की, तो इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में की गई। कहाँ की गई? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रोम इटली में है, तो इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 ईस्वी में किया गया दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है। भारत का कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है। 1 जुलाई से 30 जून तक का कृषि वर्ष होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। आगे बात करते हैं दोस्तों FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई? सन 1965 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। एक्ट कौन सा था? अधिनियम कौन सा था? 1964 का अधिनियम था। और ये क्या कार्य करती है? तो भारत सरकार का अनाज भंडारण गोदाम है FCI, तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की, तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना कब की गई? सन 1988 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जयपुर राजस्थान में है। इसके अध्यक्ष प्रथम कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के कृषि मंत्री होते हैं। पूरा नाम प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चौधरी चरण सिंह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय, तो विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फरीदाबाद हरियाणा। इसका मुख्य कार्य क्या है? एग मार्क को प्रदान करना। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो एग मार्क को प्रदान करना। इसका मुख्य कार्य क्या है? एग मार्क को प्रदान करना। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। एग मार्क खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की पहचान का एक मुहर है। एग मार्क जो है खाद्य पदार्थों की एग मार्क जो है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की पहचान का एक मुहर है। इसे आप ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला। केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला की बात करें दोस्तों तो केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में है। कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में। इसके 11 क्षेत्रीय शाखाएं हैं। केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में। इसके 11 क्षेत्रीय शाखाएं हैं। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों MSP की बात करें। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो सरकार के द्वारा बुआई से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा की जाती है। यह वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार
किसान द्वारा उपजाए गए फसल को बाजार मूल्य में कमी अगर हो भी जाता तो सरकार खरीद लेगी। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सीएससीपी की बात करें, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो सीएससीपी की स्थापना सन 1965 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका कार्य क्या है? ये काम क्या करती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का निर्धारण यही करती है सीएससीपी। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषणा किया गया था 1966-67 में। उसी समय आपको पता होना चाहिए हरित क्रांति भी उसी समय आया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत नगर उत्तर प्रदेश में। तो बात करें, अच्छा ये बताएंगे गोविंद बल्लभ जो पंत हैं ये कौन थे? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत नगर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम थे, ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये भी पंतनगर यूपी में ही है। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया। इसका नारा क्या है? कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का इसका नारा है गांव का विकास तो राष्ट्र का विकास। इसका नारा है गांव का विकास तो राष्ट्र का विकास, ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की, तो इसकी स्थापना सन 1905 ईस्वी में किया गया था। ये कहाँ किया गया था? तो बिहार के समस्तीपुर जिला में पूसा में किया गया था। बिहार के समस्तीपुर जिला के पूसा में किया गया था। इसका पूरा नाम क्या था? तो इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान था। इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान था, इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। लेकिन ये फिर क्या हुआ इसके बारे में आइए जानते हैं। तो 15 जनवरी 1934 ईस्वी को इसकी स्थापना कब हुई? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तो स्थापना 1905 ईस्वी में बिहार के समस्तीपुर के पूसा में स्थित है। इसका पूरा नाम क्या था? पुराना नाम तो इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान था। लेकिन इसमें क्या हुआ? 15 जनवरी 1934 ईस्वी को बिहार में भयंकर भूकंप आया। 15 जनवरी 1934 ईस्वी में बिहार में भयंकर भूकंप के कारण इस संस्थान को, इस भवन के संस्थान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इसलिए इसका ट्रांसफ़र कर दिया गया 1934 ईस्वी में दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो अब इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो इस संस्थान को क्या कहा जाता है? कैंपस या पूसा संस्थान के नाम से जाना था। ये हाल ही फिलहाल में बिहार के कोई पुलिस एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखेंगे, पूसा से रिलेटेड पूछा गया है इस प्रश्न को। तो इस संस्थान को कैंपस या पूसा संस्थान के नाम से जाना जाता है, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों। भारत में कृषि जनगणना, ये पूछा जाता है दोस्तों। तो भारत में कृषि जनगणना जो है, भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत 1970-71 ईस्वी में किया गया था। भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत 1970-71 में किया गया था। यह 5 वर्षों के अंतराल होता है। कितने वर्षों के अंतराल होता है? तो 5 वर्षों के अंतराल। और जो जनसंख्या जनगणना है वो कितने वर्षों पे होता है? तो 10 वर्षों पे होता है। और कृषि जनगणना कितने वर्षों पे होता है? तो 5 वर्षों पे। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसे भारत के कृषि मंत्रालय के द्वारा संपन्न कराया जाता है। इसे भारत के कृषि मंत्रालय के द्वारा संपन्न कराया जाता है, इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। भारत में कृषि जनगणना कब कब हुआ आइए जानते हैं। तो पहला 1970-71 में, दूसरा 1976-77 में, तीसरा 1980-81 में, चौथा 1986-87 में, पाँचवा 1990-91 में, छठा 1995-96 में, और सातवां 2000-2001 में, और आठवां 2005-2006 में, और नौवां 2010-2011 में। तो ध्यान रखेंगे, इसे याद रख लेंगे।
भारत में आर्थिक जनगणना की शुरुआत सन 1971 ईस्वी में की गई। ये तो कृषि जनगणना के बारे में आपको बताया। अब आर्थिक जनगणना और एक जनसंख्या जनगणना होता है, तो आप बारीकी से याद रखेंगे ध्यानपूर्वक। तो भारत में आर्थिक जनगणना की शुरुआत सन 1977 ईस्वी में की गई। आर्थिक जनगणना की शुरुआत 1977 ईस्वी में की गई और कृषि जनगणना की शुरुआत 1970-71 में ईस्वी में। और ये बताएंगे आप कि जनसंख्या जनगणना की शुरुआत कब की गई थी। तो जनसंख्या जनगणना की शुरुआत 1871 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा की गई थी, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। कोई वायसराय थे, अभी हमको ध्यान में नहीं आ रहा है। और इसके बाद लगातार अगर नियमित जनगणना पूछ दे तो नियमित जनगणना कब की गई थी, 1881 से लगातार हुई। उस समय के वायसराय कौन थे, तो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड रिपन। और उसी समय 4 साल के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उस समय भी वायसराय लॉर्ड रिपन ही थे। 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो इतना आप ध्यान कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो भारत में आर्थिक जनगणना की शुरुआत 1977 ईस्वी में की गई थी। यह जनगणना भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा CSO को द्वारा करवाया जाता है। आर्थिक जनगणना किसके द्वारा करवाया जाता है, तो CSO के द्वारा करवाया जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब चलाया गया, तो 1960-61 में चलाया गया। सघन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम कब चलाया गया, तो 1964-65 में चलाया गया। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सघन पशु विकास कार्यक्रम कब से चलाया गया, तो 1964-65 से चलाया गया। आगे बात करते हैं। लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई 1969 ईस्वी में। यह कृषि ऋण देने वाला बैंक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे तो अब नहीं है कृषि से रिलेटेड। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको कृषि से रिलेटेड आपको यह टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो आज का कृषि से रिलेटेड टॉपिक को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। हमने कृषि से रिलेटेड जो भी फैक्ट था, जो भी संगठन थे, उसकी स्थापना कब कब किया गया, कृषि से रिलेटेड जो भी थे हमने आपको पढ़ाया दोस्तों। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।